नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं आज का शिक्षक भर्ती 4.0 का सेशन, जो कि यूजफुल रहेगा अगर आप दे रहे हैं कोई सा भी वनडे एग्जाम जो कि एमसीक्यू रिलेटेड है मनोविज्ञान विषय से। चाहे आप दे रहे हैं बिहार स्टेट फेज 2 या फिर आप दे रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ मनोविज्ञान विषय से या यूपी पीजीटी मनोविज्ञान विषय से भर्ती परीक्षा, या फिर आप कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। जो साथी मेरे साथ बीपीएससी भर्ती परीक्षा 4.0 के लिए कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है अभी 73% ऑफ के साथ 3000 रुपीज का, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी आपको। साथ ही साथ यूएसनेट जीआरएफ पेपर सेकंड मनोविज्ञान विषय कॉम्बो बीएसटेट भर्ती परीक्षा, जो एलिजिबिलिटी परीक्षा हमारे पास पेपर सेकंड है, सेकंड फेज, और यूपी पीजीटी मनोविज्ञान भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो साथी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0, 2.0, 3.0 में सफल हुए हैं, उनके लिए मैं इन सर्विस टीचर्स बैच भी लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं बात करूंगा करिकुलम के ऊपर, अलग अलग लेसन प्लान्स जो हमें स्कूल में डिलीवर करने हैं, साथ ही साथ उनके लिए रिसोर्सेस, बाकी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो अगर आप यूसनेट जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन और मिल रहा है आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो आपको ये 14 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सेम प्राइस में 5610 रुपीज में, जो कि 49% ऑफ है। उसमें आपको साथ में 2 मंथ्स और फ्री मिल रहे हैं। सीयूटी यूजी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको भी अपने जानकारों को रिकमेंड कर सकते हैं, इसको अपने जानकारों को रिकमेंड कर सकते हैं। कोई सी भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8130490011 पे। इसके ऊपर आपको क्वेरी का आंसर प्रॉम्प्टली दिया जाएगा। व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि कॉल मेरे पास होता है, फोन तो कई बार नहीं उठ पाता, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉम्प्टली जवाब मिलेगा। नीलकंठ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। लोगो बोधि वृक्ष का लोगो है, जिसके ऊपर आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, हमारा जो प्रिंसिपल टेलीग्राम चैनल है जिसपे अलग अलग इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड हम डालते हैं, वो है नीलकंठ एजुकेशन, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली साइकोलॉजी बेस्ड पेपर सेकंड का क्विज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है इसके ऊपर, तो वो आपको अवेलेबल है हमारे क्विज के टेलीग्राम चैनल, जो कि मनोविज्ञान बाय पवन सर का ग्रुप है, उसके ऊपर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है मनोविज्ञान बाय पवन सर, जिसमें आपको लोगो मिलेगा दिल और दिमाग में साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ये आपको लोगो मिलेगा, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली। इसमें 4:30 बजे 4:30 PM पे आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो डेली 4:30 PM पे क्विज होती है। इसमें डेली 4:30 PM पे क्विज होती है, 50 क्वेश्चंस की क्विज होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सिद्धांत हम यहां पर देख रहे हैं। मैं टाइमर लगा देता हूं इसमें। चलिए इसको देखिएगा, 30 सेकंड का टाइमर रहेगा। कौन सा सिद्धांत गरीबी को समाज में अलग अलग वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में निर्धारित करता है? विच थ्योरी डिटरमाइंस पॉवर्टी एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटेड क्लासेस इन सोसाइटी? चलिए यहाँ पे 45 सेकंड्स हो चुके हैं, तो मैं मान रहा हूं कि अब इसको देखें कि यहां पर जब हम बात करते हैं गरीबी के सिद्धांतों की, तो यहां बात की जा रही है कि जो हमारे पास हमें समाज में गरीब और अमीर का एक वर्गीकरण देखने को मिलता है, उसका वो वर्गीकरण हमारे पास क्यों है, क्यों हमारे पास जो गरीब होते हैं वो अमीर नहीं बन पाते, या जो अमीर होते हैं वो गरीब नहीं हो पाते, ये इस तरह की फिलॉसफी, क्या दोनों के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान में अंतर है, इसको लेके चल रहे हैं हम, कि किसी समाज में गरीबी क्यों बनी हुई है अभी तक भी, और कैसे बनी हुई। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें देखने को मिलती हैं।
जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज एट्रीब्यूशन थ्योरी की, हम यहां आरोपण सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आरोपण सिद्धांत एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें एक एरर के रूप में देखने को मिलता है। तो अमीर जो होते हैं वो गरीबों के ऊपर एट्रीब्यूट करते हैं कि उनके वो गरीब हैं इसीलिए वो गरीब हैं, जबकि जो है वो काम नहीं करना चाहते, अलग अलग तरह की कमियां बताएंगे कि गरीब क्यों गरीब है। जबकि यहां पर हमारे पास दूसरी तरफ गरीब जो होते हैं वो अपनी गरीबी के लिए अमीरों को दोष देते हैं। इसे हम एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं, इसे हम एट्रीब्यूशन थ्योरी कहेंगे, जहां पर एक दूसरे पर आरोपण हो रहा होता है और अपनी गलती नहीं बताई जाती। अपना जो हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो दोनों में से कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं होता समाज में गरीबी के लिए। तो यहां पर इस तरह के सिद्धांत को हम एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं। तो ये सेपरेट क्लासेस के रूप में बात नहीं करता, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एट्रीब्यूशन देता है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने की प्रवृत्ति होती है और खुद को अपने आप को प्रयास करते दिखाने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। दूसरा फिर हमें सेल्फ कंट्रोल थ्योरी देखने को मिलती है, एक आत्मनियंत्रण सिद्धांत देखने को मिलता है। तो यहां पर बात की जाती है कि क्यों जो गरीब होते हैं वो लोग होते हैं जिनका अपने सोशल बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता, जो अपने जो अलग अलग तरह के सामाजिक व्यवहार हैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। वहीं पर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेके आते हैं, जो आत्मानुभूति को लेके आते हैं, वो अमीर बने रहते हैं। और जो गरीब भी आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, जो सेल्फ जो है कंट्रोल या सेल्फ हमारे एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेते हैं, वो फिर गरीब से अमीर हो जाते हैं। तो इस तरह की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। ये जो सेपरेटेड क्लासेस है कि दोनों के वर्ग अलग अलग हैं, इसीलिए जो हमें देखने को मिलेगा दोनों की प्रवृत्तियां, दोनों के हमें एटीट्यूड्स अलग अलग देखने को मिलेंगे और उस एटीट्यूड के कारण वो वर्ग वैसा का वैसा ही स्थापित रहेगा। इस अवधारणा को डिस्टेंसिंग थ्योरी कहा जाता है, इसे दूरी का सिद्धांत कहा जाता है, जो यहां पर सेपरेट क्लासेस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को पॉवर्टी के लिए बांटता है, जो गरीबी के लिए समाज के अलग अलग वर्गों में मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में निर्धारित करता है कि वर्ग अलग अलग हैं, इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये हमें एक देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु 20 वर्ष, मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका आईक्यू कितना होगा? A person's chronic age is 20 years and mental age is 16 years. What will be the IQ? करें फटाफट, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। चलिए यहां पे हम देख चुके हैं। 5 सेकंड्स तक वेट, 5 सेकंड और वेट कर लेता हूं मैं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर हमें मानसिक आयु MA, मेंटल एज दे रखा है 16 ईयर, और CA दे रखा है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज, कालानुक्रमिक आयु या जिसे हम वास्तविक आयु भी कहते हैं, वो दे रखा है 20 ईयर्स। लेकिन हमें पता है कि टर्मन ने कहा है कि मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल एज हमें 16 ईयर्स लेना है। जो अधिकतम हमारे पास हमें कालानुक्रमिक आयु लेनी है, जिसके लिए हमें विनय साइमन का स्टैनफोर्ड स्केलिंग देखने को मिलता है। जो विनय साइमन का स्टैनफोर्ड का मापनी है वो 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ही बनाई गई है, 16 से ज्यादा के लिए। यानी वयस्क जो मापनी है, चाहे हम वेस्लर की बात करते हैं चाहे स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, उसमें अधिकतम आयु 16 ली जाती है, क्योंकि वो 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो अब यहां पर हमारे लिए इसलिए CA का मूल्य 16 हो जाता है, और फिर हमारे पास IQ होता है MA बाय CA गुणा 100, जो कि 16 बाय 16 गुणा 100 होगा। तो इसका उत्तर हमारे पास 100 आ जाएगा, इसका उत्तर हमें 100 देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सुकरात के यूनानी दर्शन के अनुसार यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एज पर सॉक्रेट्स ग्रीक फिलोसफी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूडेमोनिया? यूडेमोनिया के बारे में कौन सा सत्य है?
कौन सा सत्य हमें देखने को मिल रहा है यूडेमोनिया के बारे में? चलिए, हमारे पास हो चुका है समय। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यूडेमोनिया हमारे पास किसका रूप में देखने को मिलता है? तो यूडेमोनिया को हम एक देखेंगे हैप्पीनेस या फिर हम स्पिरिट वर्च्यू कहते हैं, ग्रेट स्पिरिट वर्च्यू के रूप में हम इसको देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि जब हम यूडेमोनिया को, एक यूनानी शब्द हमें देखने को मिलता है, ग्रीक वर्ड हमें देखने को मिलता है, इसको हम देखेंगे तो ये आनंद को लेके चलता है, या फिर एक हमारे पास गुड स्पिरिट हमें देखने को मिलता है, हमारे पास अच्छे, हमें आत्मा के स्वरूप में ये देखने को मिलता है। वर्चू कहते हैं अच्छी आत्मा का सदाचार हमें देखने को मिलेगा, अच्छी आत्मा का सदाचार हमें देखने को मिलेगा यूडेमोनिया। तो यहां पर जो हमें सुकरात बताते हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये सर्वोच्च गुण है जिसका व्यक्ति प्रयास करता है, खुश रहना और एक अपने आप को वर्चुअस स्पिरिट के रूप में डेवलप करना, एक अपने आप को सदाचारी आत्मा के रूप में या सदाचारी जीव के रूप में विकसित करना, ये किसी भी जीव का या किसी भी मनुष्य का हाईएस्ट वर्च्यू है, ये सर्वोच्च गुण के रूप में हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू सुकरात। ये सुकरात ग्रीक फिलोसफी में यूडेमोनिया इसके ऊपर बात करता है। इससे ठीक विपरीत हमें क्या देखने को मिलता है? हेडोमेनिया देखने को मिलता है, या हेडोनिज्म कहते हैं हम इसको, सुखवाद कहते हैं, जिसमें सिर्फ अपने सुख की बात होती है, सदाचार की बात नहीं होती, उसमें वर्च्यू की बात नहीं होती है। उत्तर यहां पे हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हिपोक्रेटस के शब्दों में 4 व्यक्तित्व प्रकार कौन से हैं? इन हिपोक्रेट्स वर्ड्स द 4 पर्सनालिटी टाइप्स। 4 व्यक्तित्व प्रकार कौन से हैं? सीधा सीधा एनसीईआरटी में ये दे रखा है। कौन से 4 व्यक्तित्व प्रकार देखने को मिल रहे हैं? नॉलेज क्वेश्चन है, ज्ञान प्रश्न है, सीधा सीधा आपको 4 प्रकार पता होने चाहिए हिपोक्रेट के या फिर चरक संहिता के। हमें एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ही ये दे रखा है। तो बिल्कुल यहां पे अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें 4 जो देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? तो 4 देखने को मिलते हैं। पहला सैंग्विन है, रक्तपित्त है, लाल पित्त कहें, दूसरा कॉलरिक है, हमारे पास पित्त शामक है, तीसरा मैलनकॉलिक है, हमारे पास कफनाशक या फिर हम कहते हैं कि उदासीन है, हमारे पास उदासीन है, और चौथा हमारे फैलगामेटिक यानी तो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ के हिसाब से, या फिर हम कहें कि हमारे पास बाइल्स जो हैं, हमारे जो अलग अलग तरह के बाइल्स हैं उनके हिसाब से, अलग अलग तरह के जो हमारे पास द्रव होते हैं, शरीर द्रव, उनके हिसाब से ये बात की गई है कि लाल हमारे पास रक्त, या फिर हमारा काला पित्त, या फिर पीला पित्त, और फिर हमें कफ देखने को मिलता है। तो ये 4 चीजों के हिसाब से, येलो हम देखेंगे कि हमारे पास बाइल है, हमें रेड ब्लड देखने को मिल रहा है, ब्लैक बाइल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें कफ देखने को मिल रहा है। तो ये 4 चीजें मिलकर हमारे पास 4 तरह का व्यक्तित्व बनाती हैं, 4 तरह का व्यक्तित्व बनाती हैं, जो कि दिया गया है किसने? हिपोक्रेट्स में। आप देखेंगे कि 400 बीसी के आसपास हमारे पास, 400 बीसी के हम देखेंगे शतक में जो सेंचुरी है उसमें हमें देखने को मिलता है कि हिपोक्रेट्स जो ग्रीक फिलोसफी में
एक हमें, और इसी कंटेम्प्रेरी हमें देखने को भारत में हम पढ़ेंगे तो भारत में चरक संहिता के अनुसार पूछा जाता है, चरक संहिता के अनुसार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, कौन सी विचारधारा डार्विन के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? विच स्कूल ऑफ थॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डार्विन्स अप्रोच? तो ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन है 11th क्लास के 5th चैप्टर का, उसको फर्स्ट चैप्टर के साथ जोड़कर पूछा गया है आपसे। पहले जो हमारे पास चैप्टर है जिसमें विचारधाराएं बताई हैं, तो इन दोनों में हमारे पास मिलकर आपसे पूछा गया है कि डार्विन की विचारधारा कौन सी ली जाएगी। डार्विन की विचारधारा हम कौन सी लें? चलिए यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम डार्विन की विचारधारा को लेके चलते हैं तो डार्विन हमारे पास क्या दे रहे हैं? तो डार्विन हमारे पास बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, ये जैव विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, और जैव विकास में ये सिद्धांत देते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। ये हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास सर्वोत्तम अनुकूल होगा, जो हमारे पास सर्वोत्तम अनुकूलन ही जिंदा रहेगा, जो सबसे ज्यादा फिट है वही हमारे पास क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो सिद्धांत है ये प्रकार्यवाद का सिद्धांत आ जाता है, ये हमें फंक्शनलिज्म की थ्योरी देखने को मिलती है, जहां पर ये इवोल्यूशन को, विकास को फंक्शनल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्रकार्यवाद में देख रहे हैं कि यानी विकास वही है जो पर्यावरण में, परिवेश में कार्य करके सफल बनाएगा, जो सबसे अधिक फिट है। तो ये सिद्धांत प्रकार्यवाद का आता है, यानी जो भी विकास का पहलू एक व्यक्ति को कार्यात्मक बनाता है, अपने परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में फंक्शनल बनाता है और उसके कारण वो जिंदा रह पाता है, वो सरवाइव कर पाता है, तो वही हमारे पास इवॉल्व करेगा, वही जैव विकसित होगा, वो रहेगा। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी हमें इवोल्यूशन की देखने को मिलती है, जैव विकास की देखने को मिलती है, ये एक फंक्शनलिस्ट क्लासिफिकेशन है, ये एक प्रकार्यवादी हमें अवधारणा देखने को मिल रही है, इसीलिए हम क्या देखेंगे? डार्विन एक प्रकार्यवादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विल्हेम वुंट ने किसी व्यक्ति के सचेतन अनुभवों की सामग्री को तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? Which method was used by Wilhelm Wundt in breaking down the contents of a person's conscious experiences? फिर से सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइन उठा के दी गई है, ब्रेकिंग डाउन द, तो बिल्कुल अगर हम कहें इसमें कि हमारे पास क्या रहेगा, तो नॉलेज क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम कहें सीधा सीधा ज्ञान प्रश्न है। जैसे पिछला प्रश्न आपके पास बोध प्रश्न था, 45 सेकंड्स ले लेते हैं, 5 सेकंड और ले लेता हूं, जिन लोगों ने नहीं दिया उत्तर वो दे दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो विल्हेम वुंट ने सचेत अनुभवों को जानने के लिए किस विधि का उपयोग किया? तो विल्हेम वुंट ने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के कंटेंट को जानने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया? अनुभव की सामग्री को जानने के लिए किस विधि को प्रयोग किया? तो यहां पर आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम कहते हैं, जिसको वॉटसन ने सब्जेक्टिव बताकर और इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये अच्छी विधि नहीं कही थी, वॉटसन ने कहा ये बहुत सब्जेक्टिव होती है, ये बहुत वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वस्तुनिष्ठ नहीं होती, व्यक्तिनिष्ठ होती है, इसीलिए वॉटसन ने इसे रिजेक्ट किया था। यहां पर आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा, आंसर तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान का प्रमुख तत्व कौन सा है? विच इज द की एलिमेंट ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी? चलिए फिर से ये एक नॉलेज क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं तो ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। तो मास्लो ने जब ह्यूमनिज्म को शुरुआत करी, मास्लो ने जब ह्यूमनिज्म की शुरुआत करी, मानवतावाद की शुरुआत करी, तो उसमें अलग अलग कॉन्फ्रेंस करी। तो 1967 में हमारे पास कैलिफोर्निया कॉन्फ्रेंस होती है। हमें कैलिफोर्निया का कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है। इसमें मास्लो और अन्य वैज्ञानिक हमें देखने को मिलते हैं, एट ऑल देखने को मिलते हैं मास्लो के साथ। मास्लो और एट ऑल यानी अन्य मनोवैज्ञानिक हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें वो नींव रखते हैं किसकी? इसमें वो नींव रखते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की। इसमें वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की नींव रखते हैं मानवतावाद के अंदर। और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक धारा के रूप में या मानवतावाद की एक धारा के रूप में उपजता है 1967 में। यहां पर इस चीज के ऊपर चर्चा होती है कि किस तरीके से हम वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर थेरेपीज डेवलप करें, जो कि हमें देखने को मिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके चले। मास्लो यहां पे बात करते हैं किस तरीके से हम पश्चिमी मनोविज्ञान जो है उसके साथ हम पूर्व के जो अध्यात्म है उसको जोड़ें, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आत्म हम अनुभूति की प्राप्ति है उसको बेहतर दिशा और दशा दे सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर प्रमुख तत्व स्पिरिचुअलिटी को रखा जाता है। और खासकर अगर हम मास्लो के शब्द में कहें तो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, पूर्व के अध्यात्म को पश्चिम के मनोविज्ञान के साथ जोड़कर थेरेपीज को विकसित करना, थेरेपी को विकसित करना, ये हमें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी देखने को मिलती है। और फिर आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा हमारे पास माइंडफुलनेस का हो गया, योगा का हो गया, उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस और थेरेपी का डेवलप होना हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। आंसर यहां पर दूसरा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत किसने करी? हु इंट्रोड्यूस एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव इन यूएसए? फिर से नॉलेज क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक प्रश्न है, सीधा सीधा हमें फाउंडर पूछा गया है किसका? एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव का, यूएसए में। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए 10 सेकंड और ले लीजिए आप। तो बिल्कुल इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के ऊपर बात हो रही है। 1940 के दशक में हमें 1940 का जो दशक था इसमें इसके प्रवर्तक हम देखेंगे कि हमें रोलो में देखने को मिलते हैं, रोलो में देखने को मिलते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा अपना शोध यूएस में प्रस्तुत करते हैं। और इसी के बेसिस पे वो थेरेपीज देते हैं, हमें देखने को मिलेगी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज वो इसके बेसिस पर दे रहे होते हैं, इसके बेसिस पे दे रहे होते हैं। इसका अगर हम मूल देखें तो मूल हमें किर्कगार्ड के सिद्धांतों में देखने को मिलता है। जो किर्कगार्ड के सिद्धांत है, पहले से फिलॉसफी है, दर्शन है, उसके अंतर्गत हमें अस्तित्ववाद का विचारधारा देखने को मिलेगा, जिसको मनोविज्ञान में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में, या फिर हम ह्यूमनिज्म में, मानवतावाद में लाने का श्रेय रोलोमे को जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। जो हमें किर्कगार्ड देखने को मिलते हैं वो डैनिश है ना, वो हमें डेनमार्क के हैं जो किर्कगार्ड है। चलिए नेक्स्ट देखें। योग में चित्त वृत्ति निरोध का क्या अर्थ है? चित्त वृत्ति निरोध मीन्स इन योगा।
तो यहां पे जैसे देखें तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिल रहा है, चित्तवृत्ति निरोध, 3 शब्द हैं, चित्तवृत्ति निरोध। चलिए इसको देखते हैं। तो अब मैं बात करूं तो हमारे पास 3 शब्द देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास चित्त, यानी ये माइंड या कॉन्शियसनेस के ऊपर बात कर रहा है, मन या चेतना के ऊपर बात करता है। फिर हमें देखने को मिलती है वृत्ति, यानी ये हमारे पास है फ्लक्चुएशंस, ये हमें देखने को मिलता है, जब हम फ्लक्चुएशन कहें तो ये हमें देखने को मिलता है दोलन। और फिर हम कहते हैं निरोध, यानी इसको निगेट करना या हम कहें कंट्रोल करना। ठीक है, यानी जो हमारे पास इसको रोकना कहें, अब रोकने के सेंस को किस सेंस में कहें, इसको नियंत्रण करने को, यानी जो हमारा मन का डोलना है, हम कहते हैं ना मन डोले मेरा तन डोले, तो जो मन डोलता रहता है, जो मन में अलग अलग तरह की फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, अलग अलग तरह के विचार उठते रहते हैं जो हमें भटकाते हैं, उन भटकते हुए विचारों को केंद्रित करना, नियंत्रित करना, यानी जो अटेंशन है, हम ध्यान को एक जगह लेके आए, अवधान को एक जगह लेके आए, अटेंशन को एक जगह लेके आए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम चित्त वृत्ति का निरोध कहेंगे। इसे हम कहेंगे कि वी हैव टू कंट्रोल और निगेट और स्टॉप द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। तो ये किससे होता है, ये मेडिटेशन से होता है, योग में ये ध्यान साधना से होता है, कामिंग द माइंड। हम इसे कह सकते हैं कि हम यहां पर मन को शांत कर रहे हैं। जब इसकी वृत्ति का निरोध करते हैं, हम इसके डोलने का जब हम निरोध करते हैं और हमारा मन डोलना और उसके कारण तन डोलना बंद हो जाता है, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, तो ये करार ना जाए और हम क्या करें, हम एक जगह ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, हम फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके और अपने गोल पर फोकस करें और गोल को अचीव कर सकें, सक्सेस अचीव कर सकें। ये हमें उन टेक्निक्स से मिलता है जिन्हें हम मेडिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं, इन्हीं को हम ध्यान की तकनीकें कहते हैं। तो उत्तर यहां पे हमारे पास दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बुद्ध का क्या अर्थ है, व्हाट डज बुद्ध मीन्स? बुद्ध का अर्थ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास बुद्धिज्म अगर हम देखें या फिर हम देखें कि जो हमारे पास मेडिटेशन की बात की गई है एनसीईआरटी में 12th क्लास में, तो मेडिटेशन का आधार हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक योग में और दूसरा बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म किसको माना जाता है, जो एनलाइटेड वन है या जिसे नोअर कहा जाता है, प्रबुद्ध व्यक्ति या जो ज्ञाता होता है उसे बुद्ध कहेंगे। और बुद्धिज्म इसी चीज के ऊपर बात करता है, एवरी वन कैन बी एनलाइटेड, सभी लोग प्रबुद्ध हो सकते हैं जब वो साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, व्हेन दे मेडिटेट, जब वो ध्यान साधना करेंगे, व्हेन दे मेडिटेट दे कैन बिकम द बुद्धा। तो आंसर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिला, सीधा सीधा मीनिंग है इसका और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारतीय दर्शन के अनुसार योग एक व्यवहारिक साधन है, योगा एज पर इंडियन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिकल मीन्स टू। फिर से एनसीईआरटी से सीधा सीधा लाइन उठा के पूछा गया है। एनसीईआरटी किस चीज की ओर मानता है योग को? फिर से, क्योंकि ये हमारे पास सीधा सीधा नॉलेज क्वेश्चन है, लेके चलें। योग का जो उद्देश्य है वो व्यवहारिक साधन है किसका, वो है हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मबोध का। आत्म के बोध के साधन के रूप में हम योग को स्वीकारते हैं, जिसको फिर मास्लो ने माना किस रूप में, जब उन्होंने ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी दी, जब उन्होंने
हमें देखने को मिला कि अंतर्वैयक्तिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी, तो उसमें उन्होंने इसी चीज के ऊपर बात करी थी कि सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम किसके थ्रू पा सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू पा सकते हैं। जो मेडिटेशन दो जगह से हमें देखने को मिलता है, जो हमें ध्यान साधना देखने को मिलती है, दो स्रोतों से वो मेंशन करते हैं। एक स्रोत वो बात करते हैं किसकी, एक स्रोत वो बात करते हैं योगा की, और दूसरा वो बात करते हैं माइंडफुलनेस, जो कि बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, जो हमें बौद्ध दर्शन का हमें देखने को मिलेगी अवधारणा, और एक हमारे पास योग दर्शन की अवधारणा। ये दो जगह से, जिसे कुंडली कहते हैं हम, तो ये दो जगह से वो मानते हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति या आत्मबोध हमें प्राप्त होता है। उत्तर यहां तीसरा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। होने की प्रकृति संबंधित तत्वमीमांसा की शाखा को क्या कहा जाता है? द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग इज नोन एज। चैप्टर सेकंड 11th क्लास। चलिए यहां पर जब हम देखें, तो फिर से हम देखें तो यहां होने की प्रकृति की बात की गई है, यहां पर नेचर ऑफ बीइंग की बात की गई है। ठीक है, तो यहां हम दो तरीके से हम स्टडी करते हैं। जितना भी नॉलेज होता है वो दो जगह किया जाता है। एक हमारे पास किया जाता है किसमें, एक हमारे पास किया जाता है एपिस्टोमोलॉजी में, दूसरा ऑन्टोलॉजी में। दो जगह हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक हम करते हैं ज्ञान मीमांसा, एक हम करते हैं तत्व मीमांसा, या जिसको, तो हमारा जो पूरा का पूरा हम देखेंगे कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो मेटाफिजिक्स के रूप में हमें क्या स्टडी करता है, वो बॉडी और माइंड के रिलेशन को स्टडी करता है। मन और शरीर के जो हमारे पास हम देखेंगे संबंध है, इसको अध्ययन करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं, यानी तत्व मीमांसा कहते हैं। इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ अगर इसके साथ एक और हमें देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी होती है, यानी ज्ञान मीमांसा होती है। किसी का नॉलेज आया, उस नॉलेज को फिर से हम जब ढूंढ रहे होते हैं, रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं, तो रिसर्च में, तो रिसर्च के दो पैराडाइम हमें देखने को मिलते हैं। ये शोध के दो हमें आधार देखने को मिल रहे हैं, शोध के दो आधार हमें देखने को मिल रहे हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कौन सा पतंजलि के अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि? फिर से नॉलेज क्वेश्चन है, 8 पता होनी चाहिए आपको। चलिए देखें इसको। तो हमारे पास 8 अंग बताए गए हैं योग के। जो पतंजलि योग है उसके 8 ही अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला अंग हमें देखने को मिलता है यम। पहला अंग हमें यम देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है नियम। तीसरा हमें देखने को मिलता है आसन। तीसरा हमें देखने को मिलता है आसन। चौथा हमें देखने को मिलता है प्राणायाम। पांचवा हमें देखने को मिलता है प्रत्याहार। पांचवा हमें प्रत्याहार देखने को मिलता है। फिर हमें छठा देखने को मिलता है धारणा। सातवां देखने को मिलता है ध्यान। और आठवां हमें देखने को मिलता है समाधि।
तो संयम हमारे पास नहीं है। हम जब देखें तो संयम हमारे पास योग का हिस्सा है, लेकिन अष्टांग योग में संयम की हम बात नहीं करते। संयम हमारे पास योग को फॉलो करना है। व्हेन वी आर प्रिंसिपल्स ऑफ जो योगा है, जब हम योगा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो उसे संयम बरतना कहते हैं, उसे हम संयम बरतना कहते हैं। संयम ही हमारे पास आज की डेट में व्रत कहा जाता है। जिसे हम संयम कहते हैं उसे आज की डेट में हम व्रत कहते हैं, या इस्लामिक फिलॉसफी में उसी को रोजा कहा जाता है। जो रोजा होता है, या फिर हम कहें कि जिसे हम व्रत कहते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ योग। वो हमें संयम के नियम होते हैं, वो संयम के नियम होते हैं। और क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग, नहीं है अष्टांग का हिस्सा, तो आंसर यहां तीसरा रहा, आंसर यहां तीसरा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक शोध जो किसी एक के बजाय स्थितियों या घटनाओं के एक वर्ग की व्याख्या करना चाहता है, उसे क्या कहा जाएगा? A research that seeks to explain a class of situations or events rather than a single one is known as. चलिए, ये डेफिनेशन क्वेश्चन है हमारे पास। ये एक परिभाषा प्रश्न है, ये एक परिभाषा प्रश्न है हमारे पास। अब इस परिभाषा प्रश्न को देखें तो हमारे पास किसकी बात हो रही है? क्लास ऑफ सिचुएशन और इवेंट्स। एक हमारे पास स्थितियों घटनाओं के एक वर्ग को लेके चलेगा, तो जो वर्ग को लेके चल रहा होगा, जो क्लास को लेके चलेगा, जो वर्ग को लेके चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाम मात्र। वहीं पर जो अगर केवल एक वन इवेंट को लेके चलता है, सिंगल इवेंट को लेके चलता है, जो एक घटना को लेके चलता है, तो उसे कहा जाता है हमारे पास इडियोग्राफिक। उसे इडियोग्राफिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसे व्यक्तिकवाद, व्यक्तिक कहते हैं इसको। व्यक्तिक यहां मुहावरेधार लिखा है, इसको कहते हैं व्यक्तिक। ये व्यक्तिक दृष्टिकोण होता है। फिर हमारे पास इसी में एक और चीज आता है, अगर हमारा मूल होगा, अगर कोई फंडामेंटल होगा हमारे पास, यानी कोई अगर हमारे पास मूल कारण प्रभाव को अध्ययन करेगा, तो उसको हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। उसको मौलिक शोध कहा जाता है। जो हमारे पास क्या करता है? जो हमारे पास बेसिस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है, बेसिक ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को। इससे विपरीत हमें क्या देखने को मिलेगा? जो इसके एप्लीकेशन को प्रयोग करेगा। तो ये किसका है? ये हमें देखने को मिलता है कि मूल सिद्धांतों के प्रयोग का शोध होता है। तो इसे हम अप्लाइड कह देते हैं। अप्लाइड अप्रोच क्या करता है? ये काम करता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरी। तो जो फंडामेंटल थ्योरी बनाएगा उसे हम फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहेंगे। जो उसका एप्लीकेशन बताएगा, अब फंडामेंटल रिसर्च बताने के या अप्लाई करने के दो हो सकते हैं। सिर्फ हम एक घटना के फंडामेंटल को देख रहे हैं या एप्लीकेशन को देख रहे हैं, या पूरे समूह के, उस तरह की सारी घटनाओं के फंडामेंटल को देख रहे हैं। तो एक जो हम देख रहे होते हैं उससे हमें क्या निकलता है? उससे प्रिंसिपल बनता है, या उससे हमें देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट बनेगा, अवधारणा बनेगी। और फिर रिसर्च करते हैं तो हम उस अवधारणा से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से फिर हम थ्योरी, और थ्योरी से फिर हम लॉ की तरफ जाते हैं। हम इस तरीके से अपना जो देखेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी करते हैं, ज्ञान मीमांसा के एक उदाहरण से शुरू होकर फिर एक अवधारणा बनता है, अवधारणा से सैद्धांतिक नियम, सैद्धांतिक नियम से सिद्धांत, सिद्धांत से नियमों का विकास होता है। तो ये 5 लेवल का हमें डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज देखने को मिलता है। ज्ञान का विकास 5 स्तर पर फिर हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो उत्तर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? पहला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
एक तकनीक जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान और स्वतंत्र संभावना होती है क्या कहलाती है? अ टेक्निक इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज नोन एज। तो ये सैंपलिंग का क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल फिर से परिभाषा प्रश्न पूछा गया है, सीधा 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 परिभाषा प्रश्न पूछा गया है। देखें इसको फिर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो समान और स्वतंत्र संभावना, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस जब हम देखेंगे सैंपल का तो इसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। इसे क्या कहा जाता है? इसे यादृच्छिकरण सैंपलिंग कहा जाता है। तो नॉन रैंडम जिसमें हम किसी चीज को चुनेंगे, और रैंडम जब हम देखेंगे सबको एक समान प्रायिकता मिलेगी, सेम प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द आइटम्स, सभी प्रकरणों को, सभी मदों को समान प्रायिकता मिले चुने जाने की डाटा में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, इसे हम यादृच्छिक सैंपलिंग कहते हैं। उत्तर यहां पे हमें परिभाषा, मैंने कहा ना जैसे कि परिभाषा प्रश्न है तो सीधे सीधे परिभाषा दी गई है यादृच्छिक सैंपलिंग की। नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो विराट सीरीज थी उसमें मैंने इसको आपको डिटेल में करवाया था, यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक सैंपलिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। शोधकर्ता मित्रवत विषयों पर मुस्कुराता है लेकिन अमित्र विषयों पर नहीं, इससे शोध परिणाम प्रभावित होते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। The researcher smiles at the friendly subjects but not at the unfriendly subjects. This affects the research results. Results suffer from. अब यहां कहने का मतलब क्या है? यहां पे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जैसे हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं या फिर सर्वे के लिए बुला रहे हैं, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति आया जिसको हम पहचानते हैं, उसको देखकर हम मुस्कुरा देते हैं। अब ये मुस्कुराना व्यक्ति को ईज आउट करता है, और वहीं पर जिसको देखकर हम मुस्कुराते नहीं है वो उसको ईज आउट नहीं करता, व्यक्ति को जो है एक माहौल नहीं मिलता जिसमें वो खुल के बात कर सके अपनी, जब रिसर्चर मुस्कुरा नहीं हो रहा होता। ये जो रिसर्चर का डिफरेंस है, ये जो व्यवहार का अंतर है रिसर्चर का, ये हमें क्या देता है? ये हमें किस तरह का बायसनेस देगा, किस तरह का पूर्वाग्रह देगा कि कुछ जो लोग आए इंटरव्यू देने के लिए उनको देखकर मुस्कुरा दिया, कुछ को देखकर नहीं मुस्कुराया, जिनको मुस्कुराया क्योंकि उनको जानता पहचानता था, जिनको नहीं मुस्कुराया उनको नहीं जानता था। तो बिल्कुल अगर इसको देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा इस तरह के पूर्वाग्रह को हम प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह कहते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल बायस है जो कि रिसर्चर के बिहेवियर के कारण हुआ है, शोधकर्ता के व्यवहार के कारण हुआ है। यहां पर हमारे पास शोधकर्ता के व्यवहार के कारण अलग अलग आते हैं, वो चाहे उसका प्रिजुडिस हो, कोई उसका पूर्वाग्रह पहले से हो, या उसका डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, जैसे कि ये भेदभाव कर रहा है, वो दोनों के किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, किसी को नहीं मुस्कुरा रहा है, या वो पहले से कोई बायसनेस लेकर बैठा हो कि मैं तो यही रिजल्ट देना है, तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल बायस कहलाते हैं। ये प्रयोगकर्ता के पूर्वाग्रह कहलाते हैं जो कि हमारे शोध को प्रभावित करते हैं, शोध को प्रभावित करते हैं। उत्तर यहां पे पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। लैब निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग अधिक है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आर हायर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? लैब प्रयोग किस पर अधिक होते हैं? लैब प्रयोग किस पर अधिक होते हैं? चलिए 30 सेकंड हो गए हैं, चलिए 45 सेकंड 10 सेकंड और ले लेते हैं। चलिए इसको देखें। तो यहां पर हम लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम लैब के प्रयोग के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लैब के प्रयोग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लैब का प्रयोग एथनोग्राफिक नहीं हो सकता,
नृवंश विज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि लेबोरेटरी में हम किसी भी एक जो हमारे पास नृवंश है, किसी की एथनिसिटी है, उसको कल्चर में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसकी संस्कृति में जाकर स्टडी कर सकते हैं, लैब में स्टडी नहीं कर सकते। मान लिया मुझे अगर जो है वो साउथ में किसी स्टेट के कल्चर को जानना है और मैं दिल्ली रहता हूं, तो मुझे दिल्ली से साउथ के स्टेट का कल्चर नहीं पता चलेगा, मुझे उनके बीच में जाकर रहना पड़ेगा, तब जाकर। अगर मुझे इंडिया की किसी ट्राइब को देखना पड़ेगा, झारखंड की ट्राइब, मध्य प्रदेश की ट्राइब, महाराष्ट्र की ट्राइब, मुझे देखने को मिलेगी हिमाचल की ट्राइब, मुझे जिस भी ट्राइब को जानना होगा तो मुझे उस ट्राइब के बीच में जाकर रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा। तो इसीलिए एथनोग्राफी लैब एक्सपेरिमेंट से हो ही नहीं सकती। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। हम स्वतंत्र चरों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से हम परतंत्र चरों का, आश्रित चरों का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब हम इसको अध्ययन कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसमें वैलिडिटी इंटरनल होती है, आंतरिक वैधता होती है, विषय परकता नहीं रहती, क्योंकि हम शोध नियंत्रण करके करते हैं, हम कंट्रोल करके रिसर्च कर रहे होते हैं, कंट्रोल करके रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आंसर यहां पे हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सामान्य संभाव्यता वक्र की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व? तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या जिसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, इसी को आपने बेल आरेख के रूप में भी देखा होगा। जैसे मैंने आईक्यू के लिए आपको यह दिखाया था कि हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 0 के लिए 100 होता है, फिर 15-15 का 115, 85, इस तरीके से सिग्मा -1 सिग्मा और ये +1 सिग्मा, हमें इस तरीके से विचलन देखने को मिलता है। तो मानक विचलन का जो वक्र था हमारे पास, जो हमें देखने को मिल रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसका देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको देखें। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सामान्य संभाव्यता वक्र हमारे पास किस में देखने को मिलेगा? तो ये मैथमेटिक्स से आया हुआ हमारे पास है, जो कि स्टैट्स में हम पढ़ते हैं, जो कि हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं, गणित से आया हुआ ये एक हमारे पास वक्र है, और ये गॉस और लैप्लेस के द्वारा दिया गया वक्र है। ये गॉसियन हमारे पास और लैप्लेस के द्वारा हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिल रहा है। इन्होंने यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, किसी भी स्टैट्स के, किसी भी आंकड़े के सामान्य वितरण को कैसे हम देख सकते हैं, उसके ऊपर सबसे पहली बात इन्होंने करी हुई देखने को मिलती है। इन्होंने ही ये वक्र दिया हमारे पास। तो ये एक मैथमेटिकल हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल कर्व है, ये एक गणितीय हमें वक्र देखने को मिलता है, जो कि गॉस और लैप्लेस के द्वारा प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वितरण वृक्ष विधि निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्री मेथड इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये ट्री मेथड का रखा है ना, फ्री होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड। वितरण मुक्त विधि, वितरण मुक्त विधि को हम देख रहे हैं। चलिए यहां पर फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अभी हमने देखा, इससे पिछले क्वेश्चन में ही हम देखा सामान्य वितरण वक्र था, तो इनमें से कौन सा हमारे पास सामान्य वितरण को प्रदर्शित नहीं करता, ये पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, यानी जो हमारे पास वितरण की विधि हम देखते हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग देखते हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, सामान्य वितरण का जो वक्र होता है, या सामान्य वितरण का जो हमें स्टैट्स देखने को मिलता है, जो हमें सांख्यिकी देखने को मिलती है, उनमें से किस पर हमें
ये आधारित देखने को मिल रहा है, उसमें से किस पर आधारित देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल यहां पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि गैर पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री देखने को मिलेंगे, ये हमें वितरण मुक्त विधियां देखने को मिलेंगी। बाकी तीनों चाहे हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहें तो पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स लेंगे, वितरण हम उसके अंदर मानक तय कर रहे हैं और मानक के हिसाब से फिर हम वितरण को देख रहे होंगे। या टी टेस्ट और एफ टेस्ट भी वितरण कर्व वक्र को लेके चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलेगा, चाहे हम टी टेस्ट करें चाहे एफ टेस्ट करें, ये दोनों भी हमारे पास मानक वितरण को लेके चलते हैं, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहे होते हैं। आंसर यहां पे सेकंड रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। एक परीक्षण जो मापना चाहता है उसे मापता है और इसे अच्छी तरह से मापता है, निम्नलिखित में से परीक्षण क्या माप रहा है? A test measures what it purpose to measure and measures it well. Of the following, what the test is measuring? फिर से परिभाषा प्रश्न है, एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाकर डेफिनेशन क्वेश्चन, 11th क्लास सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, उसमें डेफिनेशन दे रखी है रिलायबिलिटी की, नॉर्मिटी की और वैलिडिटी की। तो ये किस चीज की परिभाषा दी गई है, किस चीज की परिभाषा है? बार बार मैंने कहा है एनसीईआरटी पढ़ें क्योंकि इसमें परिभाषा प्रश्न और उदाहरण प्रश्न बहुत सारे आएंगे। आज भी जैसे आप देखेंगे कि 7 प्रश्न मैंने परिभाषा के दिए हैं आपको, तो बिल्कुल देखते हैं इसको। तो यहां पर ये परिभाषा जो मापना चाहता है वही अच्छी तरह से मापता है, इसे वैधता कहा जाता है। What is purpose to measure is measuring well, then it is validity. ये वैधता की परिभाषा है कि जो मापना है उसे अच्छी तरह से मापा गया तो वैध है परीक्षण। What we want to achieve is being measured through the test, then it is a valid test. तो इसे वैलिड टेस्ट कहते हैं, इसे हम वैलिड टेस्ट कहते हैं। तो ये वैलिडिटी है। वहीं पर अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो अलग अलग एक व्यक्ति जब अलग अलग बार परीक्षा दे और हर बारी क्या मिले, हर बारी समान अंक उसे प्राप्त हो, तो कहा जाएगा ये रिलायबल है, विश्वसनीय है। वहीं पर एक व्यक्ति परीक्षा दे और उसको अलग अलग टीचर्स चेक करें और हर टीचर चेक करके सेम मार्क्स दे, तो उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, उसे वस्तुनिष्ठ कहा जाएगा। और परीक्षा के लिए क्या सिलेबस आएगा, कितना किसका वेटेज होना चाहिए, कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, कितना टाइम होगा, ये सब नॉर्म्स होते हैं, ये सब हमें मानक देखने को मिलते हैं या सामान्यता देखने को मिलती है टेस्ट की। इसे हम मानक कहते हैं या मानदंड कहते हैं। उत्तर यहां पे तीसरा रहा, जो नापना है वही नाप रहे हैं। व्हाट इज टू बी मेजर्ड इज मेजर्ड करेक्टली, देन इट इज अ वैलिड टेस्ट, तब ये वैध परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट देखें। कौन सा कार्य व्यक्तित्व के बड़े 5 आयामों से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन बिग 5 डायमेंशन? फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बिग 5 फैक्टर थ्योरी कॉस्टा और मैक्रे की, 1985 की थ्योरी, 1985 की हमें कॉस्टा मैक्रे की बड़े 5 कारक सिद्धांत देखने को मिल रहा है। बड़े 5 कारक सिद्धांत देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन सा उसमें आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है? चलिए 30 सेकंड्स हो गए, फिर से 5 सेकंड में और दे देता हूं आपको, फटाफट ले लीजिए। 40 सेकंड्स होते हैं तो फिर इसको, चलिए इसके ऊपर बात करें तो थ्योरी कौन सी है? थ्योरी है ओशियन थ्योरी। मैंने बार बार कहा है कॉस्टा मैक्रे की, ओ फॉर ओपननेस, खुलापन, सी फॉर कॉन्साइंसनेस यानी चेतनता या सचेतनता कहें, ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता, ए फॉर एग्रीएबलनेस, सहमतता, एन फॉर न्यूरोटिसिज्म, मनोविक्षुब्धता, यानी ये तीनों ही चीजें इसका हिस्सा है और हमसे पूछा गया है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो आंसर यहां ई हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर यहां पर ई देखने को मिल गया। 5 चीजें थी तो ई ए एन ये तीनों इसमें दे रखे थे। ई ए एन, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता, ये हमारे पास ओशियन थ्योरी के का हिस्सा है, जिसे हम बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। कॉस्टा मैक्रे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
कौन सा अभ्यास एक अनुकरण है जिसका उपयोग रोजगार चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में संभावित कर्मचारियों की योग्यता का आकलन करने के लिए किया जाता है? एक्सरसाइज द सिमुलेशन यूज्ड टू असेस द एप्टीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए यहां पे हमारे पास देखने को मिलेगा यहां अगर हम बात करें तो हमसे एक नया क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड का हमारे पास एम्प्लॉयड सिलेक्शन प्रोसेस में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिल रहा है, हिंदी में एप्टीट्यूड दे ही नहीं रखा। चलिए, कर्मचारियों की योग्यता के लिए जो हमें अभिरुचि परीक्षण देखने को मिलता है या योग्यता परीक्षण दे कहें इसको, योग्यता का आकलन दे रखा है योग्यता का आकलन, अभिरुचि परीक्षण या योग्यता का आकलन करने के लिए असेस द एप्टीट्यूड, ठीक है, दे रखा है। योग्यता का आकलन करने के लिए हमें दे रखा हो तो जब हम योग्यता का आकलन करने के लिए करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ई ट्रे या इन ट्रे कहते हैं। इसे ई ट्रे या इन ट्रे परीक्षा है जो हम किसके लिए लेते हैं? जो हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए लेते हैं और हम अलग अलग ऑफिस स्किल्स को इससे पता करते हैं कि क्या व्यक्ति के पास कार्यालयी क्षमता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहां पर मल्टीटास्कर एमटीएस एम्प्लॉइज रखे जाते हैं, तो एमटीएस एम्प्लॉइज के लिए ये अब परीक्षा ली जाती है जिसे हम ई ट्रे परीक्षा या इंट्रे परीक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, ओ विल्सन द्वारा लिखित सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस रिटन बाय ओ विल्सन। फिर से नॉलेज क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी को फिर भी रिकॉल करना है 10 सेकंड और देता हूं मैं, 30 सेकंड से, कि जो नॉलेज क्वेश्चन होते हैं 20 सेकंड में हो जाने चाहिए हमारे। चलिए यहां पर देखें, यानी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो सोशियोबायोलॉजी हमारे पास ओ विल्सन का 1975 में प्रकाशित हुई, 1975 में प्रकाशित हुई, और इसने किस चीज के ऊपर दी? जो सोशल बायोलॉजी है ये हमारे पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ बीइंग के ऊपर बात करता है। समाज के जैविक विकास के ऊपर यह अवधारणा है, जो कि जो हमारे पास डार्विन की थ्योरी जैसे बात करती ह्यूमन एवोल्यूशन की, वैसे ही विल्सन ने शोध किया और ये एक अवधारणा दी कि कैसे समाज का हमारे पास विकास हुआ होगा, कैसे समाज का हमारे पास विकास हुआ होगा। आंसर यहां पे हमें पहला देखने को मिला। चल नेक्स्ट देखें, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। लीजिए समय, इसमें आपको 1 मिनट देता हूं मैं, मैच कर लीजिए। चलिए इसको देखें, तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमें सीधा सीधा क्या पता चलता है? सीधा सीधा अभी हमने देखा था एडवर्ड ओल्सन, हमारे पास किसके? सोशियोबायोलॉजी के हैं, तो ये हमें देखने को मिले। फिर अगर हम देखें तो हमें फील्ड थ्योरी कुर्ट लेविन की देखने को मिलती है।
फील्ड थ्योरी कोटलेविन की देखने को मिलती है। दूसरा फिर हमारे पास कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी हमें लियोन फेस्टिंगर की देखने को मिलती है। और लास्टली हमें देखने को मिला क्या, लास्टली हमें देखने को मिला साइकोडायनेमिक मनोगतिक थ्योरी, जो कि फ्रायड की हमारे पास है, जो कि फ्रायड की हमें देखने को मिल रही है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा ए का 4, एक यहां से आंसर आ गया, ए का 4, B3, C2, D1। आंसर हमारे पास क्या देखने को मिला, सेकंड देखने को मिला, आंसर सेकंड देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए 1 मिनट हो गया यहाँ पे, 5 सेकंड है और ले लीजिए। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसमें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास एम्पैथी है, जस्ट बिल्ड बिलीफ है, कोवेरियंस मॉडल है और बायस्टैंडर्ड इफेक्ट है। ये सारे के सारे किस चीज को बताते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सोशल इफेक्ट को बताते हैं। ये हमारे पास हम सोशल डायनेमिज्म को देख रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता को देख रहे हैं, जिसके ऊपर बायस्टैंडर्ड इफेक्ट हमने देखा कि बहुत हमारे पास एक फेमस है, जहां पे अ, हम देखते हैं कि एक महिला को गोली मार दी जाती है और उसका यौन उत्पीड़न होता है, और पूरा का पूरा जो कम्युनिटी होता है, पूरा का पूरा समुदाय इसको सुन रहा होता है, और जो है उसकी मृत्यु होते हुए देखता है, और किलर को बाहर जाते हुए देखता है। इसके बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं करता, पुलिस को फोन नहीं करता, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये बायस्टैंडर्ड इफेक्ट था, ये हमारे पास बायस्टैंडर्ड इफेक्ट था, जिसको लताने और डाले ने स्टडी किया। लताने और डाले ने इसको स्टडी किया, लताने और डाले ने इसको स्टडी किया। इसके अलावा जब हम कोवेरिएशन मॉडल की बात करते हैं तो हमें कोवेरिएशन मॉडल किसका देखने को मिलता है कि हम कोवेरिएशन मॉडल किस चीज के ऊपर बात करता है, बात करता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसने किसी के साथ गलत किया होगा, सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो रहा होता है। इसे जस्ट वर्ल्ड कहा जाता है, इसे न्यायपूर्ण विश्व विश्वास कहा जाता है, और ये दिया गया है कैली का। ये हमें कैली का सॉरी, ये हमें किसका देखने को मिला, लर्नर का ना, हम जस्ट नए की बात कर रहे हैं, लर्नर का देखने को मिलता है, ये हमें लर्नर का देखने को मिलता है, ये लर्नर का देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कोवेरिएशन मॉडल की, सह परिवर्तन मॉडल। व्यक्ति को जैसे जैसे समाज बुरा बनाता जाता है वो बुरा बनता जाएगा, अगर समाज अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा बनेगा, समाज बुरा है तो व्यक्ति बुरा बनेगा। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर जो स्विट्जरलैंड है जिसमें सब लोग अमीर हैं, तो वहां पर लोग बुरा चोरी क्यों करेंगे, करेंगे ही नहीं चोरी। वहां पे जो सब्सिडी देते हैं तो कोई सब्सिडी लेने नहीं जाता बैंकों में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इसे कोवेरिएशन मॉडल कहते हैं, सहपरिवर्तन मॉडल कहते हैं। ये हमें कैली का दिया गया है, ये हमें कैली का दिया गया है। फिर अगर हम बात करें तो एम्पैथी मॉडल, सहानुभूति के अंतर्गत हम देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति के प्रति हम उसको, उसके प्रति दया भाव रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो हम उसके प्रति काम करते हैं, समाज के प्रति हम काम करते हैं। तो इसे हम एम्पैथी मॉडल कहते हैं फॉर वर्किंग। और ये हमें किसका देखने को मिलता है, ये हॉफमैन का देखने को मिलता है। और आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए का 1, बी का 2, यानी पहला आंसर हमें पहला देखने को मिलेगा, A1 B2। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी और बहुत सारी पुरानी चीजों को रिवाइज किया होगा। अगर अभी तक भी आपने एनसीईआरटी को पढ़ना और उसके ऊपर जो है नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो इसको शुरू कर लें और जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि एग्जाम तक आप अच्छे से एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएं, उसका कई बार रिवीजन कर चुके हों, और एनसीईआरटी की डेफिनेशंस क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 में, या जो साथी एस्टैट दे रहे हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं।
या अन्य परीक्षाओं में भी जो आपको डेफिनेशंस आती होंगी, तभी आप क्वेश्चन को समझकर उससे आगे के प्रश्न कर पाएंगे, तो उनमें आप अच्छे से वो प्रश्न कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से होगी मुलाकात। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार, जय हिंद।